नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना था 17 मार्च को, वो आपका आगे के लिए पोस्टपोन हो गया था। जैसा कि मार्केट में न्यूज़ चल रही थी कि जुलाई में होगा, लेकिन ये पेपर अब जुलाई से भी अक्टूबर में पहुंच गया है। जो यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स होगा वो लगभग शायद वो 6 अक्टूबर को होना है। ये अफवाहें चल रही हैं, ठीक है। ये लगभग तय भी है कि शायद 6 अक्टूबर को ही होगा, उससे पहले होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो देखिए, जब आपके पास इतना समय आपको मिला है ना, तो सिर्फ प्री की तैयारी मत करते रह जाइए। तो अभी समय है आपके पास कि अभी आप मेंस की तैयारी करिए, और ये आपको मौका मिल गया है कि ऐसी ठोस तैयारी कर लीजिए, पहले मेंस की और फिर प्रीलिम्स की, कि आपका ये जो 2024 का अटेम्प्ट है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है और इसी में आप फाइनल सिलेक्शन ले लें, ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस में कुछ अलग अलग नहीं पढ़ना होता। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रीलिम्स में आपकी सिर्फ मैथ्स आनी है और इसमें जीएस आनी है। जीएस ही तो पढ़नी है ना आपको। जब आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ लेंगे तो फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना उसके लिए और आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज से हम जो अपना जीएस के मेंस के का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डेली हम चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यूपी पीसीएस में जीएस के 6 पेपर हैं, जिसमें कि पहले 4 पेपर जीएस 1, 2, 3, 4 जैसे यूपीएससी में है वैसे ही है, और जो जीएस 5 और 6 हैं जो अभी रिसेंट 2023 में ऐड हुए थे वो है आपके यूपी स्पेशल के। देखिए, जीएस के जो पेपर है ना, उसमें लगभग जो सारे कैंडिडेट्स हैं, सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके मोर और लेस बराबर नंबर रहते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे। जो 2 विषय यूपी पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस की बात हो रही है, यूपीएससी की नहीं। यूपी पीसीएस में जो 2 सब्जेक्ट तय करते हैं कि आप लिस्ट में हैं कि नहीं हैं, वो आपके तय करते हैं निबंध और सामान्य हिंदी। इन दोनों के ही नंबर यूपी पीसीएस में जुड़ते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, 150 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का, और 150 नंबर का ही निबंध का पेपर होता है। तो ये दोनों नंबर डिसाइड करते हैं कि आप फाइनल लिस्ट में नाम अपना बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि जीएस में तो लगभग, क्योंकि सबका एक जैसा रहता है और बहुत कम स्कोप है कि आप बहुत कुछ अलग लिख पाएंगे, क्योंकि आप लगभग लोगों ने एक जैसा कंटेंट पढ़ा होता है, एक तरह की तैयारी की होती है, ठीक है। तो ये आज आपका हम निबंध देखने जा रहे हैं। ये आपका जो निबंध है ये 2020 के यूपी पीसीएस के पेपर में आया हुआ है। निबंध का टॉपिक है आपका साहित्य की सामाजिकता, ठीक। देखिए, पहले हम कुछ सैंपल ऐसे देख लेंगे, यानी कि जो पहले के आए हुए पेपर हैं वो देख लेंगे। उसके बाद हम नए नए टॉपिक पर निबंध लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज आपका पहला दिन है। आज आप एक बार देख लीजिए कि निबंध जो आया था वो कैसे लिखा गया है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण कभी भी एकाकी नहीं रह सकता, और अपनी, देखिए इसमें क्या है, साहित्य की सामाजिकता, यानी कि जो साहित्य की जो समाज में जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो सामाजिकता में साहित्य भी जुड़ता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण कभी भी एकाकी नहीं रह सकता और अपनी पूर्णता के लिए नित नए प्रयास करता रहता है। इन्हीं सार्थक प्रयासों का एक रचनात्मक आयाम साहित्य भी है। यह मनुष्य की चिंतनशीलता वृत्ति के गर्भ में सृजित प्रतिफल है, जो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों आयामों तक विस्तृत होता है। फिर है आपका साहित्य समाज की नवोन्मेषी रचना धर्मिता का सार्थक परिणाम है। यह कल्पना, विचार और आनंद का भी स्रोत है। सत्य की साधना साहित्य का केंद्र है। लोकहित साहित्य का लक्ष्य है। लोकमर्म साहित्य का आधार है। उद्यम से लेकर उद्देश्य तक साहित्य सामाजिक प्रवृत्तियों से आच्छादित है। यह आच्छादन निष्पक्ष, निष्कलंक और विकार रहित है। साहित्य का सृजन न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, बल्कि उसके आत्म सुधार का प्रदर्शन भी है। इसलिए वह स्वयं को विविध रूपों में प्रकट करते हुए लोकहित की ओर अग्रसर होता है। साहित्य और साहित्यकार के ऊपर अनेक जिम्मेदारियां सामाजिक दृष्टिकोण से आरोपित होती हैं। जहां एक तरफ साहित्य ने जीवन की पीड़ा, दुख, स्मृतियों का चित्रण किया, वहीं दूसरी तरफ मानव की कल्पनाओं को पंख देने और उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में साहित्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहा है। भारतीय साहित्य, जो वेदों, उपनिषदों से लेकर आधुनिक काल तक कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवन चरित्र इत्यादि रूपों में विस्तारित है, ने जीवन की दशा एवं दिशा को नया स्वर दिया है। देखिए,
यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपका जो साहित्य है वो एकदम प्राचीन काल से लेकर अब तक किस किस रूप में समाज में प्रभाव डालता है। देखिए, अगर आप कोई कहानी पढ़ते हैं, है ना, उसका भी तो कुछ प्रभाव होता है आपके ऊपर। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं उसका भी तो प्रभाव होता है आपके ऊपर। अगर आप कोई किसी नाटक का मंचन देखते हैं उसका भी तो होता है ना आपके ऊपर असर। उपन्यास का होता है, ठीक है, आजकल तो कितने उपन्यासों पे मूवीज़ बनती हैं और उससे समाज में बड़ा संदेश जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वस्तुतः समाज को दिशा देने में काम तलवार ने नहीं कलम ने किया है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। समाज को जो दिशा देने का काम है वो तलवार ने नहीं किया है, वो कलम ने किया। यानी कि जो कलम है, कलम से क्रांति लाई जा सकती है पूरे समाज में। समाज के कोने कोने में झांकने तथा उसकी खूबियों विसंगतियों पर सवाल उठाने का साहस एक कलमकार ही कर सकता है। साहित्य की सामाजिकता निम्न पंक्तियों से स्पष्ट की जा सकती है। देखिए, जब आपको निबंध लिखते हैं ना, तो अगर आप अपने निबंध से संबंधित कोई छोटी सी पोइट्री की 2 लाइन लिख दें या कुछ एडिशनल कोई दोहा लिख दें, कोई श्लोक लिख दें या कुछ भी ऐसा लिख दें, तो उससे क्या होता है, आपका जो आंसर है वो इन्हेंस हो जाता है, आपकी जो राइटिंग है वो इन्हेंस हो जाती है, और जो आपका एग्जामिनर है उसका फोकस उस पर जाता है और वो अच्छी मार्किंग देने के लिए मजबूर होता है, हालांकि वो आपने अच्छा लिखा हो। देखिए, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। आदित्य मतलब सूर्य। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इन्होंने कहा है कि जहाँ पर सूरज नहीं, जैसे कि जहाँ पर सूरज नहीं होता है वहाँ पर अंधेरा होता है, उसी तरह से वो देश मरा हुआ होता है जहाँ पर साहित्य नहीं होता है। देखिए, साहित्यकार अपने परिवेश में चल रही लोक प्रवृत्तियों तथा जनमानस के भावों का अंकन अपनी रचनाओं में करता है। साहित्य के अनेक उदाहरणों में जाति व्यवस्था की बुराइयों की खुलकर आलोचना की गई, नारी उत्थान और सशक्तिकरण के स्वर निवेशित किए गए, स्वतंत्रता संघर्ष और गांधीवादी मूल्यों का चित्रण प्रेमचंद्र की रचनाओं में प्राप्त होते हैं। यानी कि जो साहित्य है इसने समाज के हर पहलू को छुआ है ना। इसने जो समाज की बुराइयां हैं उनको भी सामने रखा है और जो समाज की अच्छाइयां हैं, जो परिवर्तन होने चाहिए, उनको भी समाज के सामने लाया है, ठीक है। समाज में व्याप्त अच्छाइयों एवं बुराइयों के मध्य साहित्यकार सत्य का अन्वेषण कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ भी दिखाई देता है। फिर देखिए, साहित्य का उद्देश्य सामाजिक आत्म सुधार के मार्ग को प्रशस्त करना होता है। सामाजिक आत्म सुधार के दायित्व बोध से बंधे होने के कारण साहित्यकार उद्देश्य परकता को प्राप्त करने के लिए पात्रों, घटनाओं, कथानक और परिवेश में ऐसा परिमार्जन अवश्य करता है जिससे सामाजिक संदेशों को सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त किया जा सके और आत्म सुधार का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सके। साहित्यकार समाज का अंश होने के कारण उन प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है जो एक सामाजिक प्राणी के लिए आवश्यक होती हैं। इन्हीं प्रभावों के कारण साहित्यकार द्वारा लिखा गया साहित्य भी सामाजिकता को धारण कर लेता है। फिर देखिए, साहित्य ज्ञान का संचित कोश होता है जहाँ समाज के अनुभव विशेष समाहित रहते हैं, इसलिए साहित्य को समाज का मस्तिष्क भी कहा जाता है। साहित्य हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची, नानक, बुद्ध, महावीर, ख्वाजा चिश्ती जैसे चरित नायकों के माध्यम से समाज को सत्यनिष्ठा, त्याग, दया, प्रेम, करुणा जैसे उदात्त गुणों से परिचित कराता है। देखिए, साहित्य के माध्यम से क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आपके महान लोग हुए, उन्होंने जो बताया उसके माध्यम से समाज को बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिली कि सत्यनिष्ठा क्या है, त्याग क्या है, दया क्या है, प्रेम क्या है, करुणा क्या है। ये सब जो गुण हैं ये भी साहित्य के माध्यम से आपके समाज में प्रचारित होते हैं। कबीर की साहसिक दृष्टि समाज की विसंगतियों, आडंबरों पर प्रहार करती है। स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्णय जैसे मूल्यों को साहित्य ने ही समाज में निवेशित किया है। साहित्य की प्रेरणा से ही समाज अपना रूप बदलता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। आगे देखिए, लास्ट पैरा है आपका। साहित्य का दायित्व समाज को आत्मचिंतन की प्रक्रिया में
ले जाकर उसके आत्म दोषों का दर्शन कराना होता है, जिससे समाज आत्म सुधार के मार्ग पर चल सके। वास्तव में यह उसका प्रबल आग्रह होता है कि समाज में सद्वृत्तियों को बलवान बनाया जाए और कुप्रवृत्तियों को हाशिए पर ढकेला जाए। यानी कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो समाज में फले फूले और जो बुरी चीज़ें हैं वो क्या हों, धीरे धीरे खत्म होती जाए। यह कार्य तभी संभव होगा जब साहित्य और साहित्यकार किसी मर्यादा के अंतर्गत स्वयं को परिमित कर अपना प्रकटन करें। इन मर्यादाओं के रूप में सत्यम, शिवम और सुंदरम को रेखांकित किया जा सकता है, जिनके दायरे में रहकर ही साहित्य सामाजिकता को प्राप्त करता है। सत्य का अनुसंधान, सत्य की प्रस्तुति और उसका लोक कल्याणकारी कलेवर साहित्य की मूल्यपरक विशेषताएं हैं, जिससे समाज लाभान्वित होता है। अतः साहित्य, देखिए जो लास्ट पैरा है ना, उसमें आपको लगभग निष्कर्ष देना होता है, ठीक है। अतः साहित्य अपनी सामाजिकता को विभिन्न अर्थों तथा रूपों में प्रस्तुत करता है। एक ओर वह समाज से प्रभावित होकर उसकी प्रस्तुति करता है, तो दूसरी ओर उसके दुर्गुणों को दूर कर नवीन कलेवर के साथ उस पे परिवर्तन का भी प्रयास करता है। साहित्य अपने युग का उद्भाव है, वाहक है, इसलिए ये वह कालजयी भी है। बिना साहित्य के समाज मूक, बधिर तथा अपादहस्त के समान होगा। यानी कि अगर समाज में साहित्य नहीं होगा तो जो समाज है वो गूंगा बहरा और ऐसा होगा कि जैसे उसके पास हाथ नहीं है। आपका देखिए नीचे एक लाइन, 2 लाइनें दी हुई हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ठीक है। अगर जो मतलब इंसान या कोई भी जो संगीत, साहित्य और कला से विहीन है, यानी कि जिसके अंदर ये तीनों गुण नहीं है, वो क्या है, वो पशु के समान है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक साहित्य की सामाजिकता। देखिए जब सामाजिकता की बात की जा रही है ना, तो आपके समाज के हर पहलू में जो साहित्य की का जो प्रभाव है उसको बताना है, चाहे वो समाज पर कैसे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है, साहित्य ने कैसे समाज को कुछ अच्छा दिया है, कुछ बुरा दिया है, समाज के अच्छे रूपों को भी प्रकट किया है, बुरे रूपों को भी प्रकट किया। यानी कि आपको किसी भी टॉपिक को पूरा 360 डिग्री उसका एनालिसिस करके आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम डेली आपका एक सामान्य हिंदी का एक दिन आएगा, फिर एक दिन आपका निबंध का और जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 का, ऐसे ही आपके डेली आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। इस सीरीज को सपोर्ट करिएगा तो आपका जब तक आपका 2-3 महीने बीतेंगे तब तक आपका मेंस का जो सिलेबस होगा वो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप जुलाई से लेकर, ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे तो अक्टूबर में आपका जो प्रीलिम्स होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।